नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बासम। बुलेटिन में होंगी देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, लेकिन आज हम दो बड़ी और अहम खबरों को इस बुलेटिन में दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में वोटों की गिनती अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी और साथ ही पीएम मोदी का एएमयू के शताब्दी समारोह में संबोधन पर आपको अपडेट देंगे। हम किसान आंदोलन पर भी ताजा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं कश्मीर की खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 280 सीटों के लिए चुनाव में 2178 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। 8 दौर में हुए चुनाव में करीब 51.42% मतदान हुआ था। करीब 30 लाख लोगों ने अपनी मत का इस्तेमाल किया है। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक डीडीसी के चुनाव नतीजे कहीं से भी ऑनलाइन एक्सेस किए जा सकेंगे। डीडीसी चुनाव के वोटों की गिनती से पहले पीडीपी के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है, जिनमें वरिष्ठ नेता नईम अख्तर शामिल हैं। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर डीडीसी के चुनाव परिणामों में हेरफेर करने के प्रयास का आरोप भी लगाया है। लेकिन अहम खबर यह कि काउंटिंग से पहले 3 पीडीपी के नेता हिरासत में लिए गए हैं। इससे कुछ ही देर बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। 280 सीटों के परिणाम आ जाने हैं। यह कहा जा रहा है कि शाम तक स्थिति साफ हो पाएगी। तो किसका होगा जम्मू कश्मीर का डीडीसी चुनाव, इसके लिए काउंटिंग पर असंतोष महबूबा मुफ्ती ने जाहिर किया है। हमें विश्वास है अपने ऊपर भी, और हम खास तौर पर जो जनता के ऊपर, जो हमारी कठुआ ब्लॉक की क्या पूरे जम्मू कश्मीर की जनता जो भारतीय जनता पार्टी से प्यार करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है आज कि जो 70 सालों में हो नहीं पाया वो 7 सालों में किया है। तो लोगों को तो विकास चाहिए। तो जब लोगों को विकास मिल रहा है, लोगों को पता है कि हर फैसिलिटी डेवलपमेंट की ले लो, तो जब भारतीय जनता पार्टी के लोग तन से लोगों की समाज की सेवा करते हैं, तो लोग तो उनको ही अपना नेतृत्व, अपना वो प्रत्याशी चुनेंगे। इतना भी चुनाव का जो टाइम रहा, काफ़ी हेल्प की लोगों ने मेरी, और मेरी आवाज़ को सुना भी और समझा भी, और उनको लगा कि कांग्रेस कोई कमज़ोर पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है, और इसको फिर से वो देखना चाहते हैं, और वो समझ चुके हैं इस समय कि भाजपा क्या कर रही है और कांग्रेस क्या करेगी। और मुझे विश्वास है, अपने पे भी विश्वास है, और सब अब मेरे जिन्होंने साथ दिया उन पे विश्वास है कि हमने कड़ी मेहनत की है, और जो मेहनत करते हैं मुझे लगता है उनको फल मिलता है, अवश्य मिलता है। तो अलग से किस तरीके से वोटिंग कराने की मांग यहां पर की जा रही है, असंतोष जाहिर किया है महबूबा मुफ्ती ने। अब से थोड़ी देर बाद सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और उम्मीदवारों के लिए ये पल बेकरारी का है। उनकी सियासी किस्मत दांव पर है और तनाव को दूर करने के लिए कठुआ से बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन सिंह अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए। बैलेट पेपर से ये चुनाव कराए गए थे, लेकिन अब उम्मीदवारों को अपने किस्मत के फैसले का इंतजार है। शाम तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो क्या बीजेपी का एक बार फिर से डीडीसी चुनाव में भी दम दिखाई देगा? ये वो तस्वीर है जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पर एक उम्मीदवार अपने बच्चों के साथ तनाव दूर करने के लिए क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए। फुर्सत के वो लम्हे चुनाव के नतीजों से पहले, और 280 सीटों का आज परिणाम आना है, और साथ ही इस परिणाम के आने से पहले 3 पीडीपी के नेता हिरासत में लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी रविंद्र रैना का क्या कुछ कहना है इस चुनाव के नतीजों से पहले, सुनिए। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनावों के जो नतीजे हैं आज आने वाले हैं, और इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना। रविंद्र रैना जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर पहले आप जो है बावे वाली माता के वहाँ पर दर्शन करके आए हो और माता से प्रार्थना करके आए हैं। क्या लगता है आपको, क्या है बीजेपी के चांसेस इन चुनावों में? 70 वर्षों बाद, स्वतंत्रता के बाद ये पहली बार मौका आया है कि जब जम्मू कश्मीर की जनता को हकीकत में भारतीय लोकतंत्र का लाभ हुआ है। यहाँ कभी भी इससे पहले ना तो पंचायतों को अधिकार दिए गए, ना यहाँ ब्लॉक समितियों के चुनाव हुए, और ना ही यहाँ कभी जिला परिषद के चुनाव हुए। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का ये जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बड़ा उपहार है,
जो यहाँ पंचायती राज कानून जो पूरे देश का है वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। अब तो समाप्त हो गए, बड़े अच्छे तरीके से हुए, सुचारू रूप से हुए, शांतिपूर्ण ढंग से हुए। लेकिन रविंदर रैना जी, अब जो नतीजे हैं क्या होगा बीजेपी का, क्या नर्वसनेस है इस समय? भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव पूरे दमखम के साथ जम्मू कश्मीर में लड़ा है। एक तरफ गुपकार गठबंधन था जहां 10-10 पार्टियों ने गठबंधन किया था और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ा है और हमें विश्वास है कि ये चुनाव हम थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू संभाग में 70 से 80 के बीच में हम सीटें जीतेंगे और वहीं कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, खासकर कश्मीर घाटी के अंदर, जिनको भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से हमने खड़ा किया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि 30 से 40 के बीच में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो जीत के आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर के इन जिला परिषद के चुनावों में बड़ी जीत होने वाली है। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता इस वक्त जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ वानी हमारे संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुनील जी भट्ट का रुख करेंगे। सुनील, आपने रविंद्र रैना से बात की, अति उत्साहित और काफी ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज वो नजर आ रहे थे, लेकिन नतीजों का इंतजार यहाँ पर बीजेपी को करना होगा। कब तक ये नतीजे आ सकते हैं? हालांकि अभी तो कहना ये जल्दबाजी होगी। काउंटिंग कब तक शुरू होगी और जो पीडीपी के 3 नेता हिरासत में लिए गए हैं उसकी वजह क्या है? जी नेहा, मैं आपको बता दूं कि 9 तो बज चुके हैं और जो है मतपेटियां खोलने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। मैं इस समय जम्मू के जो है मतगणना केंद्र पर ही हूं और यहां पर जो है तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो मतपेटियां खोलने की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है और बस वोटों की गिनती जो है प्रारंभ हो रही है। और कल मैंने जो है एक्सक्लूसिव बातचीत की थी जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा से और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये जो चुनाव है ये ईवीएम के द्वारा नहीं हुए हैं, बैलेट पेपर के द्वारा हुए हैं, तो इसलिए जो परिणाम है उनमें जो आने में है थोड़ा समय लग सकता है। जिन सीटों पर जो है टर्नआउट यानी कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा है और जहां पर उम्मीदवारों की संख्या कम है वहां पर परिणाम जो है जल्दी आ जाएंगे। दोपहर तक जो है पहले परिणाम आने की जो है संभावना है। लेकिन जहां पर टर्नआउट काफी ज्यादा रहा है जिन जो निर्वाचन क्षेत्रों में और जहां पर उम्मीदवारों की संख्या काफी ज्यादा है वहां पर परिणाम आने में जो है काफी समय लग सकता है और शाम तक हमें जो है उसका जो है इंतजार करना होगा। जहां तक पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती के आरोपों का प्रश्न है, कल जो है पीडीपी के कुछ नेताओं को डिटेन किया गया। जहां तक प्रशासन का है, प्रशासन का ये कहना है कि ये कुछ पुराने जो केस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं और दूसरे केस हैं, उन के सिलसिले में उनको जो है डिटेन किया गया है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी जो है इन चुनावों में जो है हेरफेर करने की जो है कवायद कर रही है और इसीलिए पीडीपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा महबूबा मुफ्ती का आरोप है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने साफ तौर पर पीडीपी के मुखिया जो है महबूबा मुफ्ती उसके आरोपों का खंडन किया है और साथ ही में भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है, जैसे कि आपने मेरी एक्सक्लूसिव बातचीत में भी सुना रविंदर रैना के साथ, उन्होंने कहा कि 70 से 80 सीटें जो है वो ये जहां जम्मू में जीतेंगे और कश्मीर घाटी में लगभग 30 के करीब सीटें, ऐसा उनका दावा है। दरअसल ये जो जिला विकास परिषद के चुनाव है इसमें कुल सीटें जो है 280 हैं और हर जिले में 14 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है 118 सीटों पर है, उन्होंने चुनाव लड़ा जम्मू संभाग में 140 में से और कश्मीर घाटी में 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। हालांकि बीजेपी ने जो है कुछ जो स्वतंत्र उम्मीदवार है उनको भी अपना समर्थन दिया। तो नेहा, हमें जो आखिरी परिणाम है उनके लिए प्रतीक्षा करनी होगी, शाम तक जो है पूरी तस्वीर साफ होगी। नेहा, शाम तक तस्वीर साफ हो पाएगी। अशरफ वानी हमारे संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, वहां पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है क्या? ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने परिणाम आने में हेरफेर का आरोप लगाया है, इन दावों में कितना दम है? क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला चुनाव है, ऐसे में वहां पर पूरी तरीके से तैयारी की गई थी जब वोट डाले गए। अब परिणाम जब आने हैं तब किस तरीके की तैयारी है? नेहा, पहले अगर हम बात करें कश्मीर की, क्योंकि जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी मतगणना शुरू हो चुकी है। 9 बजे से ये फैसला लिया गया था प्रशासन की तरफ से, 9 बजे ये मतगणना शुरू होगी। और अभी जो हमारे पास खबरें आ रही है अलग अलग जिला मुख्यालयों से, वहां पर यही खबर आ रही है कि 6 बजे ही जो है वो
पूरा स्टाफ जो काउंटिंग स्टाफ है वो मतगणना केंद्रों पर पहुंचा था, काउंटिंग सेंटर्स पर पहुंचा था और ये मतगणना का काम 9 बजे ठीक शुरू हुआ है। मत पेटियां खोली गई हैं और अब इन मतों को मिक्स किया जा रहा है क्योंकि एक निर्देश दिया गया है जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग की तरफ से कि जो ये साफ नहीं होना चाहिए सिक्रेसी के किस गांव में किस उम्मीदवार को कितने वोट पड़े, तो जो एक हल्का होता है या जो एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की, उसके वोट मिलाए जाएंगे और उसके बाद फिर उनकी मतगणना शुरू होगी। जहां तक नतीजों की बात है तो कश्मीर में उम्मीद जताई जा रही है कि नतीजे सबसे पहले आएंगे जम्मू के मुकाबले में, क्योंकि कई इलाकों में यहाँ मतदान का प्रतिशत जो था वो बहुत कम था। अगर पुलवामा जिले की बात करें, शोपियां जिले की बात करें, वहां पर कम प्रतिशत में मतदान हुआ, तो जाहिर है कि वहां पर नतीजे सबसे पहले आएंगे। हर जिला मुख्यालय पर जो है ये मतगणना का काम चल रहा है और दोपहर तक हमें अनुमान है कि कुछ नतीजे आएंगे। जहां तक कि ट्रेंड का सवाल है वो भी 10 बजे के आसपास साफ हो जाएगा कश्मीर में क्या है। जहां तक महबूबा मुफ्ती के आरोपों का सवाल है, महबूबा मुफ्ती चुनावों के दौरान भी आरोप लगाती रही प्रशासन पर, सरकार पर, कि उन्हें उस तरीके से कैंपेन नहीं करने दिया गया जिस अंदाज से भारतीय जनता पार्टी खुद करती है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया था इन चुनावों को जीतने के लिए, न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर में कई केंद्रीय मंत्री और कई जो हैं नेता जो हैं प्रचार के लिए यहाँ पर आए, लेकिन उस भी ठीक है, लौटेंगे आपके पास अशरफ, संपर्क कट गया है, लेकिन इस बीच दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरीके से इस वक्त चुनावी नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि शाम तक ही तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन इस बीच पूजा पाठ का दौर भी चल रहा है, भगवान का आशीर्वाद लिया जा रहा है। वहीं बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते भी यहाँ पर उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। तनाव हटाने और घटाने की कोशिश यहाँ पर तेज हो चली है, लेकिन शाम तक तस्वीरें आएंगी क्योंकि ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर के जरिए इस बार वोट डाले गए हैं। ऐसे में वोटों की गिनती में वक्त लग सकता है। हमने देखा था किस तरीके से इन डीडीसी चुनाव को अलग अलग पार्टियों ने प्रमुखता दी थी। बीजेपी के कई बड़े नेता वहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। कई चरणों में मतदान हुआ था। सुरक्षा के लिहाज से कई तैयारियां की गई थी क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला चुनाव था। ऐसे में अब सवाल ये उठाए जा रहे हैं लगातार पीडीपी की ओर से कि जो नतीजे आएंगे वो वाकई फिर उसमें की जाएगी या फिर ये पूरी तरह से निष्पक्ष नतीजे आएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू आज अपना शताब्दी समारोह मनाना जा रहा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पिछले 56 साल में ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किसी कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे हैं। और इससे पहले 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एएमयू के दीक्षांत समारोह में शिरकत की थी, इसे संबोधित किया था। इस समारोह को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष डाक टिकट जारी करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शताब्दी समारोह में शिरकत करने वाले हैं। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, शताब्दी समारोह है, लेकिन 56 साल बाद आज एएमयू में प्रधानमंत्री इस तरीके से शिरकत करने वाले हैं। तो मेरे सहयोगी शम्स ताहिर खान सीधे अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं किस तरीके से आज के दीक्षांत समारोह और शताब्दी समारोह पर ये रिपोर्ट आधारित है। आज शताब्दी वर्ष के जश्न से गुलजार होगी एएमयू। पीएम मोदी की तस्वीरों से पटी एएमयू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में लगी ये तस्वीरें 100 साल पूरे होने पर मनाए जाने वाले जश्न समारोह की हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस मौके पर पूरे कैंपस को सजाया गया है और सुरक्षा इंतजामात भी दुरुस्त किए गए हैं।
आज समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। खास डाक टिकट का भी विमोचन करेंगे मोदी। कोरोना काल में हो रहे इस अहम समारोह को पीएम मोदी वर्चुअल तौर पर संबोधित करेंगे। इससे पहले वो इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए डाक टिकट भी जारी करेंगे। पूरे परिसर में शताब्दी समारोह और मोदी के बैनर लगाए गए हैं। होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की भी तस्वीर लगाई गई है। ये पहला मौका मेरे ख्याल में ऐसा है कि इस तरह से जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कहा जाता है मुस्लिम्स की इंटेलेक्चुअल क्रेडल है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, वहाँ ये प्रधानमंत्री किस तरह से माइनॉरिटीज़ को, ऐसा ज़माना है जब आपको पता है कि जिस तरह की छवि बनी हुई है, किसानों का भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, बहुत से इश्यूज़ हैं, तो वो ये हम लोग बहुत देख रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ कि कैसे हम लोगों जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके बारे में उनका क्या संदेश है। हमें उम्मीद है कि इससे बड़ा रीअश्योरेंस होगा और बड़ी रीअश्योरिंग उनकी प्रेजेंस होगी। इस अहम समारोह से पीएम मोदी का नाम जोड़ने के ऐलान के बाद से एक गुट लगातार विवादों को भी हवा दे रहा है। हालांकि अलीगढ़ के पूर्व सांसद का मानना है कि ये वक्त विवादित बयानों से बचने का है और यूनिवर्सिटी के लिए अलग पैकेज की पुरजोर मांग करने का है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों का भला हो सके। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री से कि देश की मोहब्बत पैगाम के लिए, एकता की ताकत के लिए यूनिवर्सिटी को 1000 करोड़ का पैकेज अलग से आवंटित करें, जो इनके सेंटरों को उसमें विकास के काम आए। और इन लोगों को सबक लेना चाहिए कि जब देश के प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, तो हमें इस तरीके से बचना चाहिए। चाहे वो जिन्ना की तस्वीर का प्रकरण हो, चाहे वो जिन्ना की तस्वीर को रेल से भेजने का मैटर हो। जिस जगह अहले सियासत ने उगाए थे फसाद, घर से स्कूल को जाने का वही रास्ता था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जाने वाले रास्ते में कई बार नफरत का जहर बोने की कोशिश की गई। एएमयू को कभी आतंक का पनाहगाह बताया गया, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़ा हुआ, तो कभी जिन्ना की तस्वीर को लेकर हंगामा खड़ा किया गया। लेकिन अब इसी एएमयू के 100 साल के गौरवशाली इतिहास के मौके पर मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री। शम्स ताहिर खान, अलीगढ़, आज तक। शम्स ताहिर खान इस वक्त सीधे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शम्स, किस तरीके की तैयारी है? और साथ ही दूसरा सवाल मेरा ये कि मिक्स्ड रिएक्शन है, लेकिन एक बड़ा तबका है जिसने नाराजगी जाहिर की है प्रधानमंत्री के इस तरीके से शिरकत करने को लेकर। जो राहत पैकेज, जो बड़े पैकेज की मांग की जा रही है यूनिवर्सिटी के लिए, क्या उसे भी ध्यान में रखा जाएगा? नेहा, दो चीजें यहाँ पे, एक तो कोरोना काल ने बहुत कुछ बदला है, तो शायद अगर कोरोना ना होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शताब्दी समारोह में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होते, शायद उस वक्त मंजर कुछ और होता। लेकिन चूंकि इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इस समारोह का हिस्सा बन रहे हैं, तो बहुत कुछ ऐसा होना नहीं है। कुछ लोगों ने, एक गुट ने विरोध किया था, लेकिन मैं अलीगढ़ में हूँ और यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेट पे हूँ। जो लोग विरोध कर रहे थे उन्होंने लगभग उन्हें समझाया गया और वो इस वक्त खामोश है। हालांकि उनमें से कुछ का कहना है कि प्रधानमंत्री जब संबोधन करेंगे उसके बाद अगर कुछ वो पैकेज एएमयू के नाम पे नहीं देते हैं, इस तरह की चीजें नहीं करते, तो शायद वो सोशल मीडिया पर जाकर विरोध करेंगे। लेकिन अभी तक विरोध के कोई सुर सुनाई नहीं दे रहे। लेकिन एक अहम चीज़ ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चेहरा हाल के सालों में जिस तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री का इस समारोह में चीफ गेस्ट बनना उन लोगों को एक तरह से एक जवाब है, एक नज़रिया बदलने की चीज़ है। और शायद एएमयू के जो स्टाफ हैं या एएमयू से जुड़े हुए लोग हैं, उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य अतिथि बनने के बाद एएमयू को लेकर जो एक सोच है, जो एक दूसरे नज़र से लोग, बहुत सारे लोग देखते हैं, वो बदलेगा और उसका भला होगा एएमयू के लिए। देखने की बात यह होगी कि प्रधानमंत्री इस मौके पर क्या कुछ खास पैकेज का अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि सारी नज़र उसी के ऊपर है और लगता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे एएमयू के लोगों को भी खुशी होगी। और सबसे बड़ी बात यही है, जो मैंने कहा नज़रिया बदलने की बात, कि प्रधानमंत्री के इस समारोह के मुख्य अतिथि बनने के बाद बहुत सारे लोग, खासतौर पर जो एएमयू के, कल बहुत सारे लोगों से बात हुई जो यहाँ पे यूपी की अगर हम बात करें या लोकल बीजेपी नेता की बात करें, उन लोगों को की भी नज़रिया बदलने की बात की जा रही है। तो एक अच्छी पहल, एक अच्छी शुरुआत है कम से कम इस 100 साल पूरे होने पर। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो चेहरा है वो भी बहुत कुछ बदलेगा आज के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी पहल और एक अच्छी सोच के साथ आज इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है।
और अब 27वें दिन जारी किसान आंदोलन की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। साथ ही आज किसानों के क्रमिक अनशन यानी कि भूख हड़ताल का दूसरा दिन भी है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान अपनी मांगों को लेकर अब भी डटे हुए हैं। किसान नेता आज सरकार से बातचीत वाले न्योते पर फैसला ले सकते हैं। दरअसल सरकार ने डेट मांगी थी जिस डेट पर किसान नेता सरकार से बात कर सके। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक में इस फैसले पर मंथन किया जाएगा। सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने जाम लगा दिया। 100 शहर 100 खबर का रुख करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें जो गुजरात के गांधीनगर से आ रही है, जहां कलोन इलाके में ओएनजीसी की पाइपलाइन में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के चलते 2 मकान धराशायी बताए जा रहे हैं और इस हादसे में 2 लोग जख्मी हुए हैं। हादसा आपसे कुछ देर पहले हुआ। इस हादसे में 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 2 मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। ये गांधीनगर की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर ओएनजीसी की पाइपलाइन में जोरदार धमाका होने के बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीरें उस जगह की जहां पर दोनों मकान जमींदोज हो गए हैं, 2 लोग जख्मी। इस तरह की खबर और पाइपलाइन में धमाके की वजह क्या है इस पर अभी तस्वीर फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन पाइपलाइन के नजदीक जो मकान थे उनकी क्षति आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पर आज भीषण हादसे की खबर आ रही है। हादसे में 5 लोगों के जिंदा जलने की खबर है। बताया जा रहा है कि कार और कंटेनर की आपस में आमने सामने टक्कर हुई। नागालैंड नंबर का एक कंटेनर गलत दिशा यानी कि रॉन्ग साइड से आ रहा था। यमुना एक्सप्रेस वे पर भी भीषण हादसा। कार में जिंदा जल गई 5 जिंदगी। कंटेनर कार की भीषण टक्कर। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। आगरा के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर एक कार धू धू कर जल रही है, लेकिन ये सिर्फ कार नहीं जल रही बल्कि उसके भीतर 5 जिंदगियां भी बेबस जल रही है। लोग बेबस कार से उठ रही खौफनाक लपटों को देखते रहे, कार के भीतर फंसे लोगों की चीख पुकार सुनते रहे, लेकिन किसी के पास इतना साधन नहीं था कि उन लपटों को बुझा सके और कार में तड़प रही जिंदगी को बचा सके। ये हादसा आज सुबह सुबह हुआ है। बताया जाता है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर एक कंटेनर गलत दिशा से आ रहा था। कंटेनर नागालैंड नंबर का था। उसी कंटेनर से कार की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में आग लग गई। इस आग को कंटेनर के फटे टैंकर से छलके तेल ने और भीषण कर दिया। गाड़ी में टक्कर हो गई जिसमें फ्यूल टैंक कंटेनर का फट गया और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में आग लग गई। पुलिस को सूचना मिली, मौके पर पुलिस आई और रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए आग को बुझाया गया। लेकिन जब गाड़ी में स्विफ्ट डिजायर में जो सवार 5 व्यक्ति थे उनकी जल करके मौत हो गई है और उनके बॉडी को भिजवा दिया गया है मॉर्चरी पे। बाकी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कार पर लखनऊ का नंबर था और कार दिल्ली की तरफ आ रही थी, लेकिन मुकाम पर पहुंचने से पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। के रहने वाले हैं सर और 5 लोग थे उसमें। मॉर्निंग 4:30 के आसपास पीछे से आके उन्होंने उसको बंद किया कंटेनर में। गाड़ी लॉक में आ गई थी। संभवतः 5 लोग हैं जो मौके पर पहुँचे। बाकी अभी वहाँ पता कराया जा रहा है उनके नियर एंड डियर को। पुलिस वहाँ की गई है, जैसे ही पता होता है। हम सब के लिए तस्वीर डराने वाली है। जब भी सड़क पर निकलें पूरे एहतियात से निकलें। स्पीड का हमेशा ख्याल रखें, लोकल सड़क हो या एक्सप्रेसवे। इस बात को लेकर हमेशा सतर्क रहें। यहाँ कहीं से भी कोई गाड़ी आ सकती है, क्योंकि देश में रॉन्ग साइड से चलने वालों की कमी नहीं।
आगरा से अरविंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त आपको जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव का अपडेट दे देते हैं। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझान के मुताबिक गुपकार गठबंधन 8 सीटों पर आगे है, बीजेपी 5 सीटों पर आगे है। हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट इस वक्त जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी भट्ट, जब गठन किया गया था इस गुपकार अलायंस का, तब भी ये माना गया था कि सबसे ज्यादा चोट ये बीजेपी को ही पहुंचाएगा। हालांकि अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं। जी बिल्कुल नेहा, जो कश्मीर घाटी की राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, उनकी जो मुख्य मंशा थी एक साथ आने की, वो यही थी कि भारतीय जनता पार्टी को जो है कड़ी चुनौती दी जाए। यहाँ पर जो ये गठबंधन बना उसका पहला जो कारण था वो ये था कि अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर इन पार्टियों ने एजेंडा बनाया कि ये उसकी बहाली के लिए काम करेंगी। लेकिन उसके तुरंत बाद जो है अचानक से जो है जिला विकास परिषद के चुनाव की जो है घोषणा हुई और उसके बाद जो है गुपकार गठबंधन के नेताओं ने बैठकों का दौर किया और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो भी इन चुनावों में जो है भाग लेंगे। और मंशा यही थी कि बीजेपी को किसी भी तरह केक वॉक यहाँ पर जो है नहीं दिया जाए, क्योंकि वॉकओवर नहीं देना चाहती थी गुपकार गठबंधन की जो है पार्टियां। तो इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि इन चुनावों में भाग लिया जाए। और गुपकार गठबंधन के नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि वो इन चुनावों को बहिष्कार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जो है वॉकओवर मिल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए जो है गुपकार गठबंधन चुनावों में जो है उन्होंने भाग लेने का फैसला किया। और कश्मीर घाटी में नजर बनाए रखिए, क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है। आप ऐसे ही काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं, लगातार अपडेट्स आपको हम दिखाते रहेंगे। लेकिन गुजरात के गांधीनगर के हादसे की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां कलौल इलाके में ओएनजीसी की पाइपलाइन में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के चलते 2 मकान धराशायी हो गए हैं और इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई है, 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 9 बज गए। मैं अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।